हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में मैं अब तक NSR इन एसिड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने रिएक्शन विद वाटर हाइड्रोलाइसिस, रिएक्शन विद अमोनिया अमाइड फॉर्मेशन, रिएक्शन विद डिफरेंट हैलाइड एसिड हैलाइड फॉर्मेशन और रिएक्शन मतलब डिहाइड्रेशन और एनाइड्राइड फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिएक्शन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। रिएक्शन विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ रिएक्शन, इसको बोला जाता है अल्कोलोलाइसिस। अल्कोलोलाइसिस इसके वाया आपके पास होगा फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन, और एस्टर का फॉर्मेशन होने की वजह से इसको हम एस्ट्रीफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इट इज आल्सो कोल्ड एस्ट्रीफिकेशन, इट इज आल्सो कोल्ड एस्ट्रीफिकेशन। तो ध्यान दें, रिएक्शन विद अल्कोहल इसको अल्कोलोलाइसिस बोलते हैं, जहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एस्टर है इसको हम एस्ट्रीफिकेशन बोलेंगे। क्या होता है रिएक्शन? तो सिंपल सा रिएक्शन है, एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल और फिनोल भी हो सकता है। रिएक्ट विद इन प्रेजेंस मतलब आपका एसिड अल्कोहल फिनोल जो होता है वो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करके एस्टर का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पर जो आपका एसिड है वो एसिड एनी ऑर्गेनिक कम भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, अर्थात ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड जो है वो अल्कोहल और फिनोल के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करके एस्टर का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रीफिकेशन कहते हैं। अब बात आती है कि अल्कोहल एसिड जो होता है उसमें एसिड का तो OH ग्रुप और जो अल्कोहल और फिनोल है उसका H ग्रुप यहाँ से रिमूव होता है, जो किसके रूप में रिमूव होगा? H2O वाटर के रूप में रिमूव होगा। अब आता है रिएजेंट। हम यहाँ पर रिएजेंट क्या यूज करेंगे? तो हम यहाँ पर जनरली जो रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर हम यूज करेंगे ड्राई HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान दें, कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो इस रिएक्शन में कैटालिस्ट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट दोनों के रूप में यूज होता है, अर्थात कंसंट्रेटेड H2SO4 इन दिस रिएक्शन यूज कैटालिस्ट एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हम ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेटेड H2SO4 इस रिएक्शन में कैटालिस्ट और डिहाइड्रेटिंग दोनों की तरह कार्य करता है। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसकी रिएक्शन और मैकेनिज्म के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिएगा, इसकी मैकेनिज्म के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने लिया है RC डबल बॉन्ड OH रिएक्ट विद R-OH। इस रिएक्शन को करेंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 में। तो यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड OR- और वाटर। अब हम इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करेंगे कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म के लिए देखिएगा, सबसे फर्स्ट यहाँ से RC डबल बॉन्ड OH, इसके पास लोन पेयर है और यहाँ पर ROH अल्कोहल है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये सबसे पहले एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो H प्लस अपना अटैक करेगा, तो H प्लस अपना अटैक करेगा इस लोन पेयर पर। इसके वाया यहाँ से RCOH और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा। अब आप देखिएगा सेकेंड स्टेप में यहाँ से आपके पास R-OH अल्कोहल जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, अब वो अटैक करेगा। ये इसका स्लो रेडियस स्टेप भी है, ये स्लो रेडियस स्टेप है जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इस पर ऐड होगा। तो इसका मतलब ये एक एडिशन प्रोसेस है जहाँ पर एडिशन हो रहा है। तो जब ये इस पर अटैक करेगा अर्थात इस पर ऐड होगा तो इसके वाया यहाँ से RCOH
यहाँ से ये बॉन्ड कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा OH, और यहाँ पर OH R डैश और पॉजिटिव। अब आप देखिएगा ये आपकी टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया। तो अभी हमने जब आपको इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था, अर्थात एसिड और एसिड डेरिवेट में जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमने डिस्कस किया था, तब उसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा था आपका टेट्राहेड्रल, जिसमें आपका sp2 कार्बन sp3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर आपका ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा उसके वाया RCOR डैश और उसके साथ में आपके पास OH और यहाँ पर हो जाएगा OH2 प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में यहाँ से क्या होगा एलिमिनेशन होगा, अर्थात यहाँ से वाटर रिमूव होगा, ये इसका एलिमिनेशन होगा और ये इसका फर्स्ट स्टेप है। तो अब यहाँ से आपका ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो RC डबल बॉन्ड OH प्लस OR डैश, ये बन गया आपके पास प्रोटोनेटेड एस्टर। अब आप देखिएगा हमने यहाँ पर H प्लस एसिड के मतलब जो H प्लस है इसको कैटालिस्ट के रूप में यूज किया था, और इसका रूल है कि जो कैटालिस्ट है वो किसी भी रिएक्शन में इंक्लूड होता है बट वो अपने अंदर कोई भी चेंज नहीं करता। तो ये कैटालिस्ट वापस रिमूव होना चाहिए। तो लास्ट स्टेप में यहाँ से रिमूव ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसके वाया RC डबल बॉन्ड OR डैश, अर्थात इस एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ ही इसका मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम इसके आगे की पॉइंट्स अर्थात इसकी शॉर्ट मैकेनिज्म के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिएगा अब हम इसकी शॉर्ट मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका शॉर्ट मैकेनिज्म क्या है। तो RC डबल बॉन्ड OH, इस पर हम रिएक्शन करेंगे। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ प्लस या माइनस, और आपके पास R डैश OH एल्कोहल है और ये एल्कोहल यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जो कि इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर रहा है। इसको हम NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ से RCO माइनस OH OR डैश और H प्लस, ये फॉर्मेशन होगा। अब इसकी जो सेकंड स्टेप है, ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप फर्स्ट है जहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है और ये आपका इसका RDS का पार्ट भी है। अब आता है स्टेप नंबर 2 जो कि इसका फास्ट स्टेप है और यहाँ पर इलिमिनेशन प्रोसेस हो रहा है, अर्थात यहाँ एडिशन नहीं है, रिमूव ग्रुप है। तो यहाँ से ये वाटर रिमूव हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये OH ग्रुप जो है इस बॉन्ड को लेकर रिमूव होगा और नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसके वाया यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है। इससे अब आपके पास RC डबल बॉन्ड OR डैश अर्थात एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा स्टेप फर्स्ट में एडिशन है और स्टेप सेकंड में एलिमिनेशन है। तो यहाँ पर एडिशन और एलिमिनेशन होने की वजह से क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एडिशन, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, एस्टरीफिकेशन को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें एडिशन और एलिमिनेशन दोनों प्रोसेस होते हैं। अब बात करें यहाँ पर हम कि इस रिएक्शन में जो वाटर है अर्थात अल्कोहल है, तो यहाँ पर अल्कोहल बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर आपका जो अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है एंड गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा इसके की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स में सबसे फर्स्ट की पॉइंट कि रेट ऑफ एस्ट्रीफिकेशन के रेट की अगर मैं बात करूं तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटोनेटेड एसिड, वो एसिड जो प्रोटोनेटेड है और अल्कोहल दोनों पे डिपेंड है, तो बाई मोलिकुलर और सेकेंड ऑर्डर का पार्ट है। नंबर 2, यहाँ पर आपका जो इंटरमीडिएट है वो इंटरमीडिएट भी वही होगा टेट्राहेड्रल। आपके यहाँ पर टेट्राहेड्रल फॉर्म बनेगी जो कि इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करता है। नंबर 3, अगर हम नंबर 3 पॉइंट की बात करें तो नंबर 3 पॉइंट में अभी हमने कहा था कि यहाँ पर आपका जो अल्कोहल है वो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पर अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। नंबर 4, अगर नंबर 4 की हम बात करें तो अभी हमने पहले डिस्कस किया था कंसर्टेड H2SO4। कंसर्टेड H2SO4 बिहेव लाइक कैटालिस्ट एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अर्थात यहाँ पर जो H2SO4 है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ साथ आपके कैटालिस्ट की तरह भी बिहेव करता है, जो मतलब ये क्या करेगा, विच एब्जॉर्ब वाटर मोलिक्यूल, अर्थात ये वाटर मोलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है, विच फॉर्मेड इन रिएक्शन, जो कि आपके रिएक्शन में फॉर्मेड होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 5। हम इस रिएक्शन में ड्राई HCl आल्सो यूज, हम यहाँ पर ड्राई HCl को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ड्राई HCl जो है वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज होता है, तो इस रिएक्शन में हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी मतलब ड्राई HCl को भी यूज कर सकते हैं। नंबर 6, अब आप देखिएगा अभी हमने कहा था कि एस्ट्रीफिकेशन जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड में, तो ये मोस्टली फॉरवर्ड में होती है। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ से जो आपका बाई प्रोडक्ट वाटर है उस वाटर को H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ध्यान दें, रिएक्शन मोर गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आपकी जो रिएक्शन है वो मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न यह है बिकॉज ऑब्टेन वाटर मोलिक्यूल एब्जॉर्ब बाय कंसर्टेड H2SO4। तो ध्यान रखना, रिएक्शन मोर गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अर्थात ये रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोर होती है। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ऑब्टेन वाटर मोलिक्यूल जो होता है वो कंसर्टेड H2SO4 से एब्जॉर्ब हो जाता है, इससे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाता है। हैंस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज, इससे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज डायरेक्शन में होगी, तो रिजल्टिंग रिएक्शन मोर गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इससे आपकी जो रिएक्शन है वो मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। अब आप यहाँ से इनका शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा पॉइंट नंबर 7, इन एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि इन एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, आपकी जो एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो रिमूव होता है, उस वाटर मॉलिक्यूल में H और OH ग्रुप कहाँ से ऑब्टेन होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा जो एस्टर ऑब्टेन हो रहा है उसमें ऑक्सीजन जो ग्रुप आ रहा है, अर्थात जो एल्कोक्सी ग्रुप में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से ऑब्टेन होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन OH माइनस ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड H प्लस
ऑब्टेन फ्रॉम एल्कोहल, अर्थात आपके जो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होती है उसमें OH तो एसिड से और H प्लस एल्कोहल से ऑब्टेन होता है। अर्थात हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इन फॉर्मेड वाटर मोलिक्यूल, आपका वाटर मोलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो इन फॉर्मेड वाटर मोलिक्यूल OH माइनस ऑब्टेन फ्रॉम एसिड एंड H प्लस आयन ऑब्टेन फ्रॉम एल्कोहल। तो ध्यान दें, आपके जो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है उस वाटर में OH तो एसिड से और H प्लस एल्कोहल से ऑब्टेन होता है। जैसे एग्जांपल RC डबल बॉन्ड OH रिएक्ट विद R-OH, यहाँ पर मैंने लिखा है 18, अर्थात ये आइसोटोप है। अब इस पर रिएक्शन करूँगा मैं H प्लस की, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव होगा तो यहाँ से बनेगा आपके पास OR18 प्लस H2O। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन निकला कि अल्कोहल का जो ऑक्सीजन होता है वो एस्टर में इंक्लूड होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3COOH और ये स्टार लगा दिया, इसका रिएक्शन करना है CH3CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। बताइएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सिंपल सा एस्टरीफिकेशन होगा तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 और जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उसमें ऑक्सीजन पर स्टार होगा, अर्थात आपके पास वाटर में जो ऑक्सीजन ऑब्टेन हो रहा है वो कहाँ से ऑब्टेन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम पॉइंट नंबर 8, अभी हमने पॉइंट नंबर 7 में डिस्कस किया था कि आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से ऑब्टेन होगा। पॉइंट नंबर 8 में अगर बात करें तो हम लिखेंगे कि अभी हमने देखा कि एस्टरीफिकेशन जो रिएक्शन है वो हमेशा आपके जो एसिडिक मीडियम में ही होती है, अर्थात हम यहाँ पर जो कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं वो क्या है, एसिड है। तो पॉइंट नंबर 8 इन, अर्थात हम बोलेंगे कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली एसिडिक मीडियम, यह ओनली फॉर एसिडिक मीडियम में पॉसिबल है। उसके अंदर भी ध्यान रखना, मॉडरेटली एसिडिक मीडियम मोर सुटेबल। हमें यहाँ पर जो एसिडिक कंडीशन लेते हैं वो भी मॉडरेटली होती है। हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है एसिड यूज नहीं करते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में आपका जो अल्कोहल है वो डीएक्टिव हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल और एसिड और बेस बोथ दोनों की तरह ही दोनों की तरह ही बिहेव करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज इन स्ट्रोंगर एसिडिक मीडियम, इन स्ट्रोंगर एसिडिक मीडियम अल्कोहल इज डीएक्टिवेटेड, आपका अल्कोहल जो है वो डीएक्टिवेटेड हो जाता है। तो सिंपल सा पॉइंट है कि जो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होती है ओनली इन एसिडिक मीडियम, ये रिएक्शन केवल एसिडिक मीडियम में ही पॉसिबल है, उसका हमने आपको रीजन बता दिया। अब आता है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 यह है कि इस रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन है, और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आपको पता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड बोथ डायरेक्शन में होगी। तो हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, अर्थात जो एस्टर ऑब्टेन हो रहा है, उसकी यील्ड को कैसे बढ़ाया जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू इंक्रीज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, अर्थात यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उस प्रोडक्ट की परसेंटेज को किस प्रकार से इंक्रीज किया जाए। तो उसके लिए फर्स्ट
सबसे फर्स्ट हमें पता है रिएक्टेंट कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर रिएक्टेंट आपका है अल्कोहल और एसिड। तो अल्कोहल और एसिड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके, तो फर्स्ट होगा बाय एडिंग अल्कोहल एंड एसिड। नंबर 2, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो एस्टर और वाटर है, तो अगर हम एस्टर और वाटर को रिमूव करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज होगी। अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ पर होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो दूसरा होगा बाय रिमूविंग एस्टर एंड वाटर। तो हमें पता है कि एक साइंटिस्ट था ली सितेले के अनुसार अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो रिएक्शन हमेशा कहाँ पर होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। और अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज करते हैं तो भी आपका रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। और अब आता है नंबर 3, हम यहाँ पर बेंजीन या टोल्यूइन भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बेंजीन और टोल्यूइन इनके साथ एजियोट्रोपिक मिक्सर बनाता है, और एजियोट्रोपिक मिक्सर बनाने के कारण भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। तो नंबर 3 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम लिखेंगे बाय एडिंग बेंजीन एंड टोल्यूइन विच फॉर्म एजियोट्रोपिक मिक्सर विद वाटर। तो ध्यान रखना, इसमें हम बेंजीन और टोल्यूइन भी ऐड करते हैं जो वाटर के साथ एजियोट्रोपिक मिक्सर बनाते हैं, अर्थात इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये हम वो कंडीशंस है जिनको अप्लाई करने से प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो इंक्रीज होती है। तो फर्स्ट तो हमने भी कहा था अकॉर्डिंग टू ली सितेले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से आपका रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड में। अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज की है तो भी आपका रिएक्शन कहाँ पर होगा, फॉरवर्ड में। या फिर हम यहाँ पर बेंजीन और टोल्यूइन को ऐड करके एजियोट्रोपिक मिक्सर बनाकर भी परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम पॉइंट नंबर 10 फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा पॉइंट नंबर 10 हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर। तो ध्यान दें, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 स्टेरिक हिंडरेंस होता है। तो ध्यान रखना, एस्टरीफिकेशन स्टेरिक हिंडरेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका सेंस क्या हुआ, एज स्टेरिक हिंडरेंस इंक्रीज, अगर स्टेरिक हिंडरेंस इंक्रीज होगी तो हमें पता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। अब आता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में अगर हम बात करें तो हमने अभी देखा कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड पर अल्कोहल रिएक्शन करता है। हमें पता है अल्कोहल यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब कहने का मतलब यह है कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो इसके ऊपर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना कंपलसरी है, क्योंकि इस पर जितनी मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसकी अटैक करने की टेंडेंसी उतनी अधिक होगी। और आपके पास ये कार्बोक्सिलिक जो एसिड है वो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट की तरह बिहेव कर रहा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड पर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होना चाहिए और आपका जो अल्कोहल है उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। और जब इस पर EWG ग्रुप होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, तो इसको न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसको हम कंक्लूजन में लिखेंगे तो क्या होगा? EWG एट कार्बोक्सिलिक एसिड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। अगर आपका EWG जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड पर है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। EDG एट अल्कोहल, अगर अल्कोहल पर EDG है उसके रिजल्टेंट भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ध्यान दें, EWG कार्बोक्सिलिक एसिड पर और EDG अल्कोहल पर होना चाहिए। अब अगर हम इसको ऑर्डर में लिखें तो देखिएगा, हमने यूज किया है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड। पैरा पर EWG और पैरा पर EDG। तो बताओ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ पर EWG है, इसका -M और -I है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, इसलिए इसको न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा। अब इसका रीजन क्या है? तो मैं इसका रीजन इसका रीजन में राइट डाउन कर रहा हूँ, तो देखिएगा, इट बिहेव सब्ट्रैक्ट, ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, जिस पर मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन, इससे आपके जो sp2 कार्बन है उस पर मोर पॉजिटिव चार्ज होगा, हैंस मोर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसके वाया आपके न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो भी मोर होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, मैंने यहाँ पर ये फिनोल लिया है, फिनोल, फिनोल और फिनोल, अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लगाया EDG और मैंने यहाँ यूज किया EWG। अब आप देखो EDG जो है उसका +M है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, इससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। अब आपको पता है अगर इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कि यहाँ पर आपका जो भी अल्कोहल या फिनोल है, अल्कोहल फिनोल बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और हैंस बाय EDG, आपके जो EDG ग्रुप है उनके वाया, तो बाय EDG इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इससे इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो उसका रिजल्टिंग क्या होगा? रिजल्टिंग इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिक नेचर, इससे इनकी न्यूक्लियोफिलिक नेचर भी इंक्रीज होगी। अगर इनकी न्यूक्लियोफिलिक नेचर इंक्रीज होगी तो इसका अटैक भी क्या होगा? फास्ट होगा। तो इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? तो इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा। तो कहने का मतलब यही है, इसका कंक्लूजन यही है कि एसिड के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप ताकि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो, और आपका अल्कोहल और फिनोल पर EDG ग्रुप ताकि उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर हो और उसका अटैक भी क्या हो? मोर हो। अब हम यहाँ से रिएक्टिविटी ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इन अल्कोहल, अगर मैं अल्कोहल में रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं तो एस्टरीफिकेशन सबसे फास्ट होगा मेथेनॉल, मेथेनॉल के बाद में होगा 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद में होगा 2 डिग्री, और 2 डिग्री के बाद में होगा 3 डिग्री, अर्थात 3 डिग्री अल्कोहल में एस्टरीफिकेशन सबसे स्लो होगा। अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर इन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे फास्ट रिएक्टिविटी होगी मेथेनोइक एसिड,
उसके बाद में होगी एसिटिक एसिड, उसके बाद में होगी प्रोपेनोइक एसिड और उसके बाद में होगी ब्यूटेनोइक एसिड। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा इधर जाने पर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है और अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या होगी? इंक्रीज। तो इसका रिजल्ट है कि इधर जाने पर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज है, इससे स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रही है और स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होने से रिएक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, CCCCCOOH ये, और सेकंड लिया है मैंने CCCCOOH और थर्ड मैंने लिया है C ये। अब आप बताओ इनमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? तो हमें पता है कि जितनी ज़्यादा क्राउडिंग होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी लेस होगी। तो आप देखो यहाँ पर क्राउडिंग मोर होगी, यहाँ पर क्राउडिंग लेस होगी और यहाँ पर क्राउडिंग और भी लेस होगी। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे लेस होगी और इसकी रिएक्टिविटी सबसे मोर होगी। अब आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड अर्थात रिएक्टिविटी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको अरेंज करना है। अरेंज अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एस्ट्रीफिकेशन, अर्थात इसको एस्ट्रीफिकेशन के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अब आप देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या लगा हुआ है? NO2 ग्रुप जिसका -M है, यहाँ पर -I है, मिथाइल का +I है और OCH3 का +M है। और हमें पता है कि एसिड पर मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होगा तो उस पर चार्ज मोर होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज मोर होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी मोर होगी। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप के साथ साथ यहाँ पर रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर सबसे फास्ट रिएक्टिविटी इसकी होगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा। नंबर टू में भी वही अरेंज करना है आपको अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी टुवार्ड एस्ट्रीफिकेशन। आप देखिएगा अब की बार यहाँ पर हमें फिनोल गिवन है, इस पर NO2 लगाया मैंने, इसका -M है, यहाँ पर Cl लगाया, इसका -I है और यहाँ मिथाइल लगाया, इसका +I पर कॉन्जुगेशन है। और हमें पता है कि ये यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो इस पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए, क्योंकि इस पर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी आपको पता है इसका अटैक करने का नेचर भी उतना ही फास्ट होगा। तो आप देखो यहाँ पर तो -M की वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, यहाँ पर भी डिक्रीज होगी, बट आपके CH3 ग्रुप की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक जो नेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर न्यूक्लियोफिलिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक तरफ एसिटिक एसिड लिया है हमने और इस पर हमने क्लोरीन लगाया है। तो आप देखो यहाँ पर क्लोरीन का -I इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, इस वजह से sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा और इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट में हमने फिनोल और अल्कोहल लिया है। हमें पता है फिनोल और अल्कोहल में से अल्कोहल की रिएक्टिविटी मोर होगी। क्यों? क्योंकि फिनोल में आप देखिएगा रेजोनेंस है, फिनोल में रेजोनेंस है और रेजोनेंस होने की वजह से इसका लोन पेयर रिंग में चला जाता है, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? लेस होगी। जबकि आपको पता है अल्कोहल में इसका जो लोन पेयर है वो लोकेलाइज है। तो हम क्या लिखेंगे इसका रीजन लिखेंगे फिनोल में क्या होगा? लोन पेयर डी लोकेलाइज है, अर्थात रिंग में जा रहा है। जबकि अल्कोहल में लोन पेयर क्या होता है? लोकेलाइज होता है, और लोन पेयर लोकेलाइज होने की वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मोर होती है। अब आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम एस्ट्रीफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो देखिएगा हमारा फर्स्ट एग्जांपल है एसिड अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। आपको बताना है प्रोडक्ट क्या होगा। तो अभी हमने जब इनका शॉर्ट मेथड पढ़ा था तब कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और अल्कोहल से H, हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और इस ग्रुप को इसके साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो एस्टर होगा और वो एस्टर इस फॉर्म में ऑब्टेन होगा। तो ये एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ऑक्जेलिक एसिड लिया है और आपको पता है कि ऑक्जेलिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगर इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम यहाँ पर अल्कोहल के भी 2 मोल यूज करेंगे। तो 2 मोल अल्कोहल का यूज करेंगे। यहाँ से OH रिप्लेस होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो एस्टर बनेगा वो एस्टर होगा C डबल बॉन्ड O। उसके साथ में यहाँ से जुड़ेगा Me। तो यहाँ पर भी OMe हो जाएगा, यहाँ पर भी OMe हो जाएगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी बार 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है अर्थात 2 फिनोल ग्रुप है। तो आपके बाद रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर अगर 2 ग्रुप है तो यहाँ में 2 एसिड की रिक्वायर्ड होगी। अब एस्टरीफिकेशन हमें पता है कि एसिड से OH और आपके अल्कोहल या फिनोल से H, तो ये ग्रुप रिप्लेस होगा और रिमेनिंग ग्रुप यहाँ आकर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा OC डबल बॉन्ड CH3। ऐसे यहाँ पर भी OC डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास टारथैलिक एसिड है। आप देखो इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हमें यहाँ पर 2 अल्कोहल की रिक्वायर्ड होगी। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से OH और H, यहाँ से भी OH और H रिमूव होगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट ये होगा C डबल बॉन्ड O, उसके बाद में यहाँ पे 2 कार्बन CC, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड OCC, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, ये सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर इनको कंपेयर करते हुए चेक करेंगे। तो हमने ये स्ट्रक्चर लिया, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है और 1 आपका अल्कोहल है और हमें एक इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन करना है। तो इसका मतलब ये उसके साथ रिएक्शन करेगा जो मोर रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या कंडीशन थी। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कंडीशन थी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही फास्ट होगी। तो आप देखिएगा इसके रेस्पेक्ट में ये कहाँ पर है, पैरा पर, इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर है। और आप देखिएगा इसके रेस्पेक्ट में इसको कोई भी एडवांटेज नहीं है। तो इस पर एडवांटेज इसको मोर मिल रही है क्योंकि इसको इसका -M और -I दोनों ही ऑब्टेन हो रहा है। इसलिए आपका जो मेथेनॉल है वो इस पर रिएक्शन करेगा, इस पर रिएक्शन नहीं करेगा। तो बताओ यहाँ से क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से बनेगा COOCH3 अर्थात ये ग्रुप यहाँ आकर ऐड हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग पार्ट आपका सेम रहेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास अल्कोहल भी 1 इक्विवेलेंट है और एसिड भी 1 इक्विवेलेंट है, बट यहाँ पर भी 2 OH है और यहाँ पर भी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो अब यहाँ पर भी वही रिएक्टिव करेगा जो मोर रिएक्टिव है और यहाँ पर भी वही रिएक्शन करेगा जो मोर रिएक्टिव है। तो हमें पता है कि यहाँ पर तो हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉल वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन पर है और इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन पर है और यहाँ पर भी -M है, यहाँ पर भी -M है। तो -M तो दोनों जगह सेम है, बट आपको पता है कि ऑर्थो पोजीशन पर -I इसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर मोर रिएक्टिव होगा। अब आती है बात अल्कोहल में। अल्कोहल में देखिएगा
OCH3 ये इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर है और मेटा पर होने की वजह से इसका -I ऑक्टेन हो रहा है। जबकि आप देखिएगा इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन पर है और ऑर्थो पोजीशन पर इसका +M ऑक्टेन हो रहा है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी मोर होगी, तो ये मोर रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो इस OH और आपके इस कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में रिएक्शन होगा, सॉरी इस वाले एसिड के बीच रिएक्शन होगा। तो क्या प्रोडक्ट होगा वो देखिएगा, COOH NO2 C डबल बॉन्ड OH, यही है। यहाँ से आपका OH ग्रुप रिमूव होगा जो वाटर मॉलिक्यूल्स में चला जाएगा और यहाँ पर रिएक्शन इस वाले के साथ होगी, तो O ये रिंग, इसके जस्ट अपोजिट OH, तो यहाँ पर OH। अब आप देखिएगा इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पर O, तो ये ऑर्थो पर OCH3, तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही कंपेरिजन क्वेश्चन है। आप देखिएगा यहाँ पर हमने एसिड लिया है वो 1 मोल के इक्विवेलेंट है और हमने यहाँ पर एल्कोहल लिया है वो 2 अल्कोहल है इसमें, तो ये अल्कोहल आपका 1 डिग्री का पार्ट है और ये वाला अल्कोहल आपके 3 डिग्री का पार्ट है। हमें पता है कि 1 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी मोर होती है और 3 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी लेस होती है, तो यहाँ से ये अल्कोहल इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, कौन सा O, ये वाला। अब इसके बाद में एक कार्बन, उसके बाद सेकंड कार्बन, ये सेकंड कार्बन, फिर 3 कार्बन, ये 3 कार्बन, तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन। उसके बाद में 5 नंबर के कार्बन पर OH है, तो COOH, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब आपका ये मतलब आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, आप इनका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन सभी सिंपल क्वेश्चन है, हमें केवल डायरेक्ट एस्ट्रिफिकेशन करना है। और अभी हमने कहा था कि एस्ट्रिफिकेशन का लॉजिक क्या है, तो मैं आपको एस्ट्रिफिकेशन का लॉजिक बता चुका हूँ। तो आप देखिएगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H को रिमूव कर दो, बाकी बचे हुए पार्ट को हम ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा, CH3 COO, O वाला भी कौन सा, 18 नंबर, अर्थात आइसोटोप 18। अब देखिएगा नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड के साथ हमें एथेनॉल लेना है, तो यहाँ से तो क्या होगा, OH, यहाँ से तो आपके पास OH और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग पार्ट को हम ऐड कर देंगे, PHC डबल बॉन्ड OCC, ये एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपके पास एसिड है, तो यहाँ से एसिड का OH और यहाँ से फिनोल का H रिमूव करेंगे, तो ध्यान दें यहाँ मेथेनॉल, यहाँ एथेनॉल और यहाँ पर फिनोल, अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। और आप देखो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड, यहाँ पर बेंजोइक एसिड, यहाँ आपके प्रोपियोनिक एसिड, अगर यहाँ रिएक्टिविटी की बात करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो गया, तो प्रोडक्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और इस पर आ जाएगा PH और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स। इसी के साथ आपका ये एस्ट्रिफिकेशन जो है उसका एक पार्ट कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने इसके मैकेनिज्म और इससे रिलेटेड की पॉइंट और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।